सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में काफ़ी कुछ है बॉस, स्टैटिक पर्सपेक्टिव से भी, सीए पर्सपेक्टिव से भी और पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी। और देखा जाए तो कुछ चीज़ें हम लोगों ने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी। अगर आप रिपीटर हो स्टूडेंट, अगर आप रिपीटर हो तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, है ना। अगर आप फ्रेशी हो तो आप अभी पढ़ लो, है ना। बट स्टिल जिन लोगों को अभी ये मार्च अप्रैल मई वाले जो एग्जाम्स हैं, जैसे कि सीयूटी पीजी का डेट आ चुका है 11 मार्च आई गेस, है ना। उसके बाद आपको क्राइस्ट का होगा, फिर उसके बाद लगातार कॉलेजेस के डेट्स हैं। मतलब मार्च अप्रैल आपका पैक है पूरा। अभी MNLU नागपुर के राउंड से स्टार्ट हो जाएंगे। एंड सो प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ना ना भूलो, क्योंकि चीज़ें पूछी जा सकती हैं एंड यू विल बी लाइक डम, है ना। इंटरव्यू में अगर आप नहीं पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर तो डोंट बी द वन, बिकॉज यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंप्रेशन इन द PI एंड द वैट, राइट। जो क्राइस्ट का एग्जाम देने वाले हैं, जो MNLU नागपुर देने वाले हैं, जो आपको सिम्बी देने वाले हैं, इन सब के लिए, है ना, आपके पास पूल ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अभी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए और साथ में डिस्कस करते रहेंगे कैसे कैसे चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का द हिंदू में क्या है हमारे लिए। तो फर्स्ट टॉपिक इज फॉर द जस्टिस फॉर बिल्किस बानो, क्वेश्चंस ऑन रेमिशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब रेमिशन की बात होती है तो मल्टीपल सब लोग उठ के आ जाते हैं कि भाई बिल्किस बानो वाले केस में ये हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का ये रोल है। बट दिस जजमेंट, द डिवीजन बेंच जजमेंट इज वेरी मच फैंटास्टिक, बिकॉज इन्होंने आगे का स्कोप ही खत्म कर दिया। इन्होंने गाइडलाइंस दे दी कि देखो रेमिशन में ये चांसेस हैं और रेमिशन कैंसिल करोगे तो ये चीज़ें होनी चाहिए तभी। तो इट इज़ अ वेरी लैंडमार्क, ये आने वाले टाइम पे प्रेसिडेंस बनेगा। सेकेंड इज गैब्रियल एटल पिक्ड एज द फ्रांस यंगेस्ट फर्स्ट ओपन गे प्राइम मिनिस्टर। गैब्रियल एटल ये फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इनको फाइनली आमंत्रण दिया, आइए और प्राइम मिनिस्टर बनिए। ही इज अ ओपन गे प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो देखेंगे फ्रांस के रिलेटेड क्या क्या एस्पेक्ट है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इंडिया को चेयर मिला है वर्ल्ड हेरिटेज का। एंड व्हाट इज आईडेक्स। तो ये 3-4 चीजें जो हमारे मतलब की हैं। आज के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक टॉपिक और है रिलेटिंग टू द टाइगर कंजर्वेशन। एक 50 ईयर्स हुए हैं 1973 के बाद से, लास्ट ईयर 9 अप्रैल के बाद। तो हमें उसमें क्या करना है, व्हाट आई विल डू कि आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा थ्रू टेस्ट और थ्रू दिस एनालिसिस, जिसमें आपको एटलीस्ट इतना आइडिया लगे कि कौन कौन सा टाइगर रिजर्व्स आपको याद रखने हैं। क्योंकि MH सेट हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, CUT PG हो गया, CUET UG हो गया, इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके से। बता दो ये वाला टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये वाला नेशनल पार्क कहाँ है, ये वाला डैम कहाँ पे। तो इन सब चीज़ों पे आपकी थोड़ी बहुत पकड़ होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सको। चलिए तो देखते हैं फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है। जस्टिस फॉर बिल्किस बानो, क्वेश्चन ऑन रेमिशन। तो इनका जो क्वेश्चन ऑन रेमिशन हो रहा है, तो देखेंगे रेमिशन क्या क्या है, बट पहले उसके आसपास के एस्पेक्ट को समझने की ज्यादा जरूरत है। केस का नाम है बिल्किस यकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द गुजरात गवर्नमेंट वाज द इनकरेक्ट अथॉरिटी टू ग्रांट रेमिशन टू द 11 कन्विक्टेड मैन फॉर द गैंग रेप इन द बिल्किस बानो, है ना। गुजरात राइट्स के बाद जो ये गैंग रेप हुआ बिल्किस बानो के साथ, तो उसमें केस का नाम था बिल्किस यकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बात आती है कि ये रेमिशन है क्या। थोड़ा सा चीज़ों को समझो, आसपास की चीज़ों को देखोगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। जब बात करते हैं रेमिशन की, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंट की। नाउ कहोगे कि सर ये प्रेसिडेंट कहाँ से आ गया। देखो, प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है और प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग पावर होती है वो होती है आर्टिकल 72। अच्छा, इसी में 89 ऐड कर दो। जिन्होंने क्लास ली है उनको पता होगा क्यों, बिकॉज इट्स अ ट्रिक कि अगर आप सेंटर से स्टेट जाना चाहते हो, जस्ट ऐड 89 इन दैट नंबर एंड यू विल गेट द आर्टिकल फॉर स्टेट। तो जब इसमें आप 89 ऐड करोगे तो यू विल गेट 161 आर्टिकल, और 161 इज पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, जो कि क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर केस में कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास रेमिशन की पावर थी, और थी तो कितनी हद तक थी, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। बट हमें अपने एस्पेक्ट से इन दो चीज़ों को देखना है कि जो पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में है और जो पार्डनिंग पावर आर्टिकल 161 में है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या क्या है। तो सबसे पहला है पार्डन। पार्डन का सिंपल मीनिंग होता है, आपको मीनिंग ही पता होनी चाहिए। पार्डन का सिंपल मीनिंग होता है कि सेंटेंस
और कन्विक्शन दोनों को हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद होता है कम्यूटेशन, सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर वन, है ना। जैसे कि डेथ से रिग्रेस कन्वर्ट कर दिया, रिग्रेस से सिंपल इंप्रिजनमेंट कन्वर्ट कर दिया, तो रिग्रेस फॉर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट को लाइटर वन से रिप्लेस कर देना इज बेसिकली कम्यूटेशन। रेमिशन, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। जैसे मान लो कि किसी को 10 साल की सजा मिली है, 14 साल की सजा मिली, मैंने कहा कि चलो 7 साल में रिलीज हो जाना, लेकिन रिग्रेस ही रहेगा वो, ठीक है। वही चीज इसमें हुआ था कि रिड्यूसिंग द पीरियड रिड्यूस करने के कारण वो छूट गए, है ना, कैरेक्टर लेकिन चेंज नहीं किया। जैसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years मे बी रेमिटेड टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year, तो जल्दी छूट जाएगा आदमी। उसके बाद है रेस्पाइट, इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल अवॉर्डेड वन ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट, है ना। लेसर सेंटेंस देना ओरिजिनल वन के कंपैरिजन में बिकॉज ऑफ सम स्पेशल फैक्ट, जैसे कि फिजिकली डिसेबल्ड है, प्रेग्नेंट वुमेन है, इस तरह की अगर कुछ चीजें होती हैं तो उसमें रेस्पाइट ग्रांट किया जा सकता है। लास्ट वन इज द रेप्राइव, इट इंप्लाइज अ स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। देखो, जब भी अगर सुप्रीम कोर्ट डेथ पेनाल्टी देती है तो आप बड़ी बेंच के पास जा सकते हो, है ना, आप प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग के लिए जा सकते हो, बट उस पीरियड में जैसे कि मान लो अगर कह दिया गया कि 16 जनवरी को इनको फांसी दी जाएगी, यू नीड टू गो टू द प्रेसिडेंट, दैट व्हाई यू नीड अ टाइम, है ना, और आज 14 हो रहा तो 2 दिन के अंदर फांसी हो जाएगी, और 2 दिन के अंदर तो प्रेसिडेंट का असेंट नहीं आ सकता, है ना, वो तो प्रोसेस भी टाइम लगता है, प्रोसेस इटसेल्फ अ पनिशमेंट समटाइम्स। तो 14 को पहले रिप्राइव लो, पहले स्टे लगवा दो सेंटेंस पे कि हाँ आगे कुछ टाइम के लिए स्टे लगा दो, कुछ एक्सटेंशन दे दो, ताकि हम प्रेसिडेंट के पास अदर मीन्स को यूज कर सकें। तो दिस इज रिप्राइव। आई होप यहां तक क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द गैब्रियल अटैक पिक्ड एज द फ्रांस यंगेस्ट एंड फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर। ये है फ्रांस और उसकी कैपिटल है पेरिस। अगर आप ज्योग्राफी देखो तो फ्रांस और यूके सेपरेटेड बाय इंग्लिश चैनल, ये याद रखना। और ये है बे ऑफ बिस्के जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में, ठीक है। ये थोड़ी बहुत ज्योग्राफी है जो आपको ध्यान रखनी है। फ्रांस की क्या जो आसपास की कंट्रीज कौन से हैं, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली एंड नीचे स्पेन, और ऊपर तो वो इंग्लिश चैनल है। खैर फ्रांस और यूके के बीच में, अगर आप लोगों ने एक मूवी आई थी सनी कौशल साहब ने जिसमें रोल किया था, जो वो इंग्लिश चैनल पार करके जा रहे थे, तो प्रॉब्लम है भाई, आप इंग्लिश चैनल ऐसे पार करके नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है, फ्रांस और यूके के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज द इंग्लिश चैनल, इसको याद रखिएगा। गैब्रियल अटल 34 इयर्स के हैं, इन्होंने एलिजाबेथ बॉर्न को हटाया है और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के पूरे टेबल पे ये बने हैं अब प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अटल। फ्रांस के यंगेस्ट पीएम हुआ करते थे पहले लॉरेंट फैबियस, 37 इयर्स के थे वो। 1984 फ्रैंकोइस मिटरडेन ने उनको बनाया था प्राइम मिनिस्टर, लेफ्ट के थे ये लॉरेंट फैबियस, और अब बने हैं गैब्रियल अटल जो कि 34 इयर्स के, तो 3 साल यंगर हैं, ठीक है। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी है रेनेसांस पार्टी, तो उसका नाम याद रखिएगा, ऐसी चीजें पूछ दी जाती हैं। नाउ व्हाट इज द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज बेसिकली एक कमिटी बनाई जाती है कंट्रीज की, जिसमें 11 से 21 कंट्रीज होती हैं कि भाई आगे क्या क्या हेरिटेजेस को सिक्योर करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों को। अब इसकी जो प्राइम बॉडी है वो कौन है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, ठीक है। और इसकी भी हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस पेरिस में ही है, अभी जस्ट जहां आप लोगों ने देखा है ना। तो ये थोड़ी 2-4 बातें आपको याद रखनी है रिगार्डिंग द यूनेस्को। उसके बाद देखें कमिटी क्या क्यों रिस्पॉन्सिबल है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के लिए जो कि डिफाइन करेगी वर्ल्ड हेरिटेज फंड का एलोकेशन कैसा होना चाहिए, स्टेट्स पार्टीज को रिक्वेस्ट करेंगी, फाइनल से होगा अगर कोई वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में मान लो कुछ चीज नाम आना है तो इनका फाइनल से होगा। और न्यू दिल्ली अब इसको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जो है विशाल वी शर्मा, उन्होंने कहा है कि इंडिया होस्ट करेगा इस बार का वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन द 21 to 31 ऑफ दिस ईयर इन न्यू दिल्ली, जुलाई 21 to 31 विशाल वी शर्मा के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को इज विशाल वी शर्मा, ठीक है। इसमें ये नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये 19th एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन हुआ यूनेस्को का, जिसमें कहा गया कि 46 सेशन जो है यूनेस्को का जो रेगुलर सेशन होता है वो कहाँ होगा, वो इंडिया में होगा। 21 मेंबर्स होंगे इसमें, इसके नाम आपको दे दिए गए। इंडिया इन यूनेस्को की बात करें तो इंडिया की क्या क्या चीजें यूनेस्को में है, तो देखो टोटल 42 हेरिटेज साइट्स है, रिसेंटली एडेड है शांति निकेतन 2023 में वेस्ट बंगाल,
होयसाला टेम्पल ऑफ बेलूर, हालेबिद एंड सोमनाथपुरा 2023 कर्नाटका। ये जो लिंक है ये यूनेस्को के साइट्स के लिंक हैं जो कि इंडिया के हैं। अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो, जैसे काजीरंगा हो गया, ताजमहल हो गया, तो ये सब चीज़ें यूनेस्को के हेरिटेज साइट में। तो एक बार अगर लिस्ट नज़र मारनी हो तो मार लीजिएगा। और अभी के ये दो हैं जो रिसेंट है, दैट इज शांति निकेतन एंड होयसाला। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है व्हाट इज आईडेक्स, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो बेसिकली आईडेक्स एक प्राइवेट आर्म है डिफेंस का, जो कि 2018 ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ। ये फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। ऑब्जेक्टिव क्या है, कल्टीवेट एन इनोवेशन इकोसिस्टम इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर बाय कोलैबोरेटिंग द स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, इंक्यूबेटर्स एंड एकेडमिया। इन सब का कोलैबोरेशन करके एरोस्पेस सेक्टर में थोड़ा और डेवलपमेंट करना। फंडिंग की बात करें तो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगा, विच हैज बीन फॉर्म्ड एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ये कंपनीज एक्ट के अंदर। और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसको टेक केयर करेगा। आईडेक्स एग्जीक्यूटिव आर्म की तरह फंक्शन करेगा, जो कि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं हाई लेवल पॉलिसी गाइडेंस की वो आईडेक्स प्रोवाइड करेगा। आ सकता है कि आईडेक्स किसको पॉलिसी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, तो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आगे के आने वाले इनोवेशंस वगैरह में हेल्प हो पाए। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में मेरे पास आज एक ही टॉपिक है, अ लुक एट द टाइगर प्रोजेक्ट 15 ईयर्स। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ 1973 में। ठीक है, 2005 ऑनवर्ड्स एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आया, मनमोहन सिंह की सरकार थी उस टाइम पे। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की अगर बात करें हम, तो एनटीसीए जो एक बॉडी है वो स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली रिकॉग्नाइज करती है अगर किसी एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है तो। अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुए। अगर आप हमसे पूछोगे तो कौन कौन से स्टेट में टाइगर रिजर्व है, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो अगर आप नाम लेना चले तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में नहीं है, उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं, यूपी में 3 है। ठीक है, दुधवा, पीलीभीत एंड रानीपुर। ठीक है, उसके बाद फिर बिहार में वाल्मीकि मिलेगा आपको, फिर आपको वेस्ट बंगाल में 2 मिलेंगे, बक्सा एंड सुंदरबन। फिर अरुणाचल, असम, मिजोरम में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में आपको टाइगर रिजर्व मिलेगा। फिर अगर आप थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहो, झारखंड में एक पलामू मिल जाएगा, उड़ीसा में 2 मिल जाएंगे, है ना, उड़ीसा में मिल जाएंगे आपको, फिर आपको केरला में मिल जाएगा, कर्नाटक में मिल जाएगा, तमिलनाडु मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, तेलंगाना में मिल जाएगा। और आंध्र प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, डेट इज द नागार्जुना सागर सरीसलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखो। टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा देखना, 2005 एनटीसीए वाला एस्पेक्ट एंड 1973 वाला एस्पेक्ट। मेजरली आपका फोकस होना चाहिए टाइगर रिजर्व याद रखने के चक्कर में। ठीक है, कि मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मानस बहुत लोगों को लगता है कि मध्य प्रदेश में, लेकिन नहीं, मानस है असम, मानस, ओरांग, नमेरी एंड काजीरंगा, ये चारों असम में आपको मिलेगा। एमपी में भी है पेंच, कान्हा, संजय एंड बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में। 54 टाइगर रिजर्व्स हैं टोटल। सभी के नाम याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, कुछ एक बेसिक फंडास क्लियर होने चाहिए। याद ना हो नाम, स्टेट के मैपिंग के थ्रू याद कर लो, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। घंटा भर भी बैठोगे उसमें याद हो जाएगा। और रेस्ट मेरा जो काम है आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करना है इसके थ्रू, डेट आई विल बी डूइंग। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू कंप्लीट द डबल 100? तो बताइए कौन है? दीप्ति शर्मा जी। नेम द टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स मेड नाइट लैंडिंग इन द एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन कारगिल। ओके, इट्स C-130 सुपर हरक्यूलस। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टाई अप किया है, ये IITs के नाम ये पूछ दिया जाता है CVT PG में, तो प्लीज तैयार रहिएगा। इंद्रवती टाइगर रिजर्व कहाँ है, थोड़ा सा बता दीजिए। जो छत्तीसगढ़ में है इंद्रवती, छत्तीसगढ़ में एक्चुअली 3 टाइगर रिजर्व है आपके, इंद्रवती है ना, उसमें से एक है। अचना कमर भी एक टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ में ही आपको मिलेगा। ठीक है, और उदांती शिदांती एक ही टाइगर रिजर्व का नाम है ये, उदांती एंड शिदांती, ये भी आपको छत्तीसगढ़ में ही मिलेगा। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, भी जस्ट बात हुई, वेस्ट बंगाल में है बक्सा टाइगर रिजर्व। सुंदरबन भी है, वेस्ट बक्सा सबसे ऊपर मिलेगा आपको, एकदम सिक्किम के पास, सिक्किम और भूटान के एरिया में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे लिए जो स्टैटिक और करंट का एक ब्लेंड था। अगर आप इनको भी प्रैक्टिस करते हो डेली कायदे से, तो मेरी गारंटी है जीके में नंबर अच्छे आएंगे तुम्हारे CVT में, या फिर MH सेट में, या फिर आप अगर स्लैट के लिए जा रहे हो तो उसके लिए भी, राइट। सो आज के लिए इतना ही, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।